नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त प्रमदत्त। आज हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया, काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा कि भैया जो न्यायालय है वो किस आधार पे ये मेंटेनेंस पत्नी के लिए ऑर्डर कर देता है और कितना मेंटेनेंस हमें देना चाहिए और किस तरीके से हम मेंटेनेंस से बच सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पहले मेंटेनेंस से बचने के लिए, इंटरिम मेंटेनेंस से बचने के लिए मैंने कई सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे कि कितना और किस हिसाब से मेंटेनेंस बांधा जा सकता है, उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। क्योंकि महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं पैसे के लालच में अपने एफिडेविट में, अपने मुकदमे में बढ़ा चढ़ा के तथ्य लिखती हैं, बढ़ा चढ़ा के पति की इनकम और ये सारी चीज़ें उसमें शो करती है। उनको लगता है कि जितना हम लिख रहे हैं उसका आधा हमें मिल जाएगा। और एक सबसे बड़ी एक गलत फहमी जो होती है, वो गलत फहमी ये होती है कि पति है, हमने शादी कर ली, पति की आधी संपत्ति हमारी हो गई, पति की आधी तनख्वाह हमारी हो गई, हम जब चाहेंगे तब पति से अलग हो जाएंगे, जब चाहेंगे हम पति की आधी तनख्वाह ले लेंगे, जब चाहेंगे हम पति के घर में घुस जाएंगे, जब चाहेंगे हम पति की आधी संपत्ति ले लेंगे। तो मैं इस चीज़ को सबसे पहले क्लियर कर दूं कि पति के नाम जो संपत्ति है, पति अपने जीवित काल में जब जैसे चाहे किसी को भी दान कर सकता है, वसीयत कर सकता है, अपनी पत्नी को दे सकता है, किसी सरकारी संस्थान को दे सकता है, किसी एनजीओ को दे सकता है, अपने माता पिता को, किसी भी सगे संबंधी को दे सकता है। लेकिन पत्नी का जो अधिकार जो होता है वो पति के मरने के बाद ही होता है। ऐसा नहीं है कि जीवित काल में पति पत्नी में मुकदमे चल रहे हैं तो पत्नी सोच रही है कि नहीं, हमने मुकदमे कर दिए हैं तो आधी संपत्ति की मैं हकदार हो गई। नहीं, आप सिर्फ उस प्रॉपर्टी में रह सकते हैं जो आपके पति के नाम प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी में सिर्फ रह सकते हैं। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि जिन पत्नियों को ये लगता है कि पति ने हमारे नाम कुछ संपत्ति करवा दी है, उसके बाद उन्होंने मुकदमे दर्ज करा दिए हैं, तो मैं आपको दूसरी चीज और बता दूं कि इसमें जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रावधान है, उसमें कहा गया है कि अगर पति की इनकम सोर्स लगी है और पति के नाम यदि संपत्ति है तो वो संपत्ति भी पति की ही मानी जाएगी। ऐसा कई सारे ऐसे मामलों में देखने को आया है कि पत्नियों ने अपने नाम संपत्ति कराई, उसके बाद में पतियों के खिलाफ में मुकदमे लगा दिए, फिर बोला कि नहीं, हम इसको बिकने नहीं देंगे, हम इस पे कब्जा कर लेंगे, जैसा मनाएंगे वैसे करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसमें पति की सोर्स ऑफ इनकम लगी है, अगर आप दोनों पार्टी लेजिटिशन में हैं, दोनों के बीच में विवाद चल रहा है न्यायालय में, तो अगर पति सही तरीके से अगर स्टेप लेना चाहे कानूनी तरीके से, तो वो संपत्ति भले ही पत्नी के नाम रजिस्ट्री हो लेकिन वो पति को ही मिलेगी और पति की ही मानी जाएगी, क्योंकि उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो पति शो कर रहा है। तीसरी चीज आ जाती है कि पति की संपत्ति में हम जब चाहेंगे तब प्रवेश कर जाएंगे, जब चाहेंगे हम आधा हिस्सा बंटवा लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ रहने का अधिकार मिलता है, चाहे आपकी सास ससुर की प्रॉपर्टी हो, चाहे आपके पति की प्रॉपर्टी हो। आप सिर्फ महिला को रहने का अधिकार मिल सकता है। जब तक कि पति जीवित है तब तक किसी भी तरीके का उसका हिस्सा नहीं बनता है। इवन अगर पत्नी ने पति से उसके साथ रह के अगर कुछ प्रॉपर्टी लिखा ली है और उसमें सोर्स ऑफ इनकम अगर पति का है तो वो प्रॉपर्टी भी पति की ही मानी जाएगी। इस पर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा जजमेंट आया था, इनकम टैक्स रिलेटेड ये मामला था। और अब बात करेंगे कि मेंटेनेंस। आपने देखा होगा कि मेंटेनेंस के केस में, सीआरपीसी 125 के केस में महिलाएं बढ़ा चढ़ा के लिख देती है, मेंटेनेंस मांगती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक क्राइटेरिया देखा जाता है। मेंटेनेंस का मतलब यह है कि जिस तरीके से जीवन यापन पति गुजर बसर कर रहा है उसी हिसाब से पत्नी गुजर बसर करे। ये एक सामाजिक दायित्व भी है, एक कानूनी दायित्व भी है। दूसरी चीज इसमें ये आती है कि पत्नी ये बोल देती है कि हम बिल्कुल सक्षम ही नहीं है, हम कुछ करना नहीं चाहते, मायके में जाके बैठ जाती है। उसको ये लालच दिया जाता है कि आधी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आधी तनख्वाह मिल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पति की जो इनकम जैसे सपोज 40,000 रुपए है तो उसमें से वो अपने खर्चे निकालेगा, लोन होगा, लोन का खर्चा निकालेगा। ये पूरा ब्रेकअप निकालने के बाद में जो कट ऑफ बचेगा ना, उसमें से 1/5 हिस्सा
पत्नी के नाम, और उसमें से सॉरी 1/3 हिस्सा जो होगा वो पत्नी के नाम होगा, 1/5 हिस्सा जो होगा वो बच्चे के नाम होगा। पहले 2001 से पहले ये कानून था कि 500 रुपये से ज़्यादा किसी को भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। जब ये देखा गया कि दिन पे दिन खर्चा बढ़ते चले जा रहे हैं, महंगाई होती चली जा रही है, तो फिर वो 500 रुपये की जो कंडीशन थी उसको बढ़ा के अब डिपेंड कर दिया है जज के ऊपर कि जज है ना पति की स्टेटस के हिसाब से कितना मेंटेनेंस दे सकता है। अगर पति बिल्कुल बेरोजगार है और पत्नी ने मेंटेनेंस मांगा है, तो एक लेबर कैटेगरी जिस तरीके से 300 रुपये डेली के हिसाब से है, तो महीने में 9,000 रुपये हो गया, तो उसका 1/3 हिस्सा जो है वो पत्नी के नाम से और 1/5 हिस्सा करीब बच्चे के नाम से मैक्सिमम मजिस्ट्रेट तय कर सकता है। और इसमें ये भी देखी जाती है कि रिलायबिलिटीज पति की कितनी है। ऐसा नहीं है कि अगर पत्नी है और बच्चे हैं तो उसकी कोई सारी जिम्मेदारियां नहीं है, अपने भी खर्चे हैं। ये सारी चीज़ें जो गलतफहमी जो दिमाग में है महिलाओं के, ये गलतफहमी बिल्कुल निकाल दी, और इन सब से कुछ नहीं होगा। केवल इस गलतफहमी की वजह से ही ये घर टूट रहे हैं। और मेंटेनेंस आप किसी भी केस में देखना, मेंटेनेंस महिला को बिल्कुल नॉमिनल मिलता है। तो मेंटेनेंस से बचने के लिए क्या प्रावधान है, मेंटेनेंस कैसे लेना है, इसके संबंध में हम वीडियो बना चुके हैं। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप लोग हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको केस स्टडी करवानी है तो आप हमारा जो खर्चा है, आप लोग हमारी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।